शहर के सबसे ऊंचे कांच के टावर की ऊपरी मंजिल पर सन्नाटा पसरा है। यहाँ से नीचे की दुनिया खिलौनों जैसी दिखती है। काव्या मल्होत्रा अपनी मेज के पीछे बैठी है। उसके सामने फाइलों का एक ऊंचा ढेर लगा है। वह एक एक पन्ने को तेजी से पलटती है। उसकी उंगलियां कागज के किनारों पर जोर से दबती हैं। उसके चेहरे पर एक सख्त शिकन है जो कभी कम नहीं होती। कमरे में केवल एयर कंडीशनर की धीमी गूंज और कागजों के सरसराने की आवाज आ रही है। वह मल्होत्रा इंडस्ट्रीज की सीईओ है और उसके लिए हर मिनट की कीमत है। वह अपनी कुर्सी को थोड़ा पीछे धकेलती है, खिड़की की ओर देखती है जहां सूरज की रोशनी कांच से टकराकर उसकी आंखों पर पड़ती है। वह अपनी पलकें भी नहीं झपकाती। मेज पर रखे फोन की स्क्रीन चमकती है, लेकिन वह उसे अनदेखा कर देती है। वह एक फाइल उठाती है, उस पर अपना हस्ताक्षर करती है। उसकी हर हरकत में एक नपी तुली गति है। वह अपनी मेज के सामने रखी खाली कुर्सी को देखती है। कमरे की हवा में एक अजीब सा तनाव है। केबिन का भारी दरवाजा धीरे से खुलता है। रोहन अंदर आता है। उसके हाथों में एक चाय की ट्रे है। काव्या अपनी फाइलों से नजरें हटाए बिना ही बोलती है, तुम फिर आ गए? घर जाकर कोई काम ढूंढो, खाली बैठने से घर नहीं चलता। रोहन मेज के पास रुकता है और ट्रे को फाइलों के बीच खाली जगह पर रखता है। काव्या एक घूंट लेती है, लेकिन तुरंत कप को मेज पर जोर से पटक देती है। चाय छलक कर मेज पर फैल जाती है। वह अपनी कुर्सी को झटके से पीछे धकेलती है और रोहन की आंखों में घूरते हुए कहती है, इसमें चीनी कम है, बिल्कुल तुम्हारी काबिलियत की तरह। तुम कुछ भी ठीक से नहीं कर सकते। काव्या अपनी उंगली से मेज पर रखे कप की ओर इशारा करती है। वह फिर से अपनी फाइल उठाती है और रोहन को नजरअंदाज करते हुए कहती है, सीईओ बनने का ख्वाब देखना बंद करो, तुम्हारी औकात बस इस चाय तक सीमित है। रोहन अपनी जगह स्थिर खड़ा रहता है, जबकि काव्या का ध्यान फिर से कागजों में उलझ जाता है। रोहन अपनी जगह से नहीं हिलता। वह मेज पर बिखरी चाय की बूंदों को एक रुमाल से साफ करता है। उसकी आवाज में कोई गुस्सा नहीं, बस एक गहरी शांति है। वह कहता है, चाय में चीनी कम हो सकती है काव्या, लेकिन इंसान के स्वभाव में मिठास का होना जरूरी है। काव्या की उंगलियां पेन पर रुक जाती हैं। वह एक पल के लिए सिर उठाती है, लेकिन उसकी नजरें रोहन के चेहरे पर नहीं, बल्कि उसके पीछे की दीवार पर टिकी हैं। वह उसे एक अदृश्य बाधा की तरह देखती है। रोहन खिड़की की ओर मुड़ जाता है। बाहर का शोर केबिन के अंदर नहीं आता। वह कांच पर अपना हाथ रखता है। काव्या फिर से झुक जाती है। वह अपने लैपटॉप का कीबोर्ड तेजी से बजाने लगती है। खट खट की आवाज पूरे कमरे में गूंजती है। रोहन उसे कुछ और कहना चाहता है, पर उसके होंठ बंद हो जाते हैं। काव्या ने उसे पूरी तरह से अपने संसार से बाहर कर दिया है। वह एक फाइल उठाती है और उसे जोर से बंद करती है। रोहन के जाने के बाद काव्या दराज खोलती है। वह एक पुरानी फाइल निकालती है जिस पर दादाजी के हस्ताक्षर हैं। वह पन्ने पलटती है। उसकी उंगलियां एक विशिष्ट क्लॉज पर आकर रुक जाती हैं। वह जोर से पढ़ती है, 2 साल साथ रहना अनिवार्य है। काव्या की सांसें तेज हो जाती हैं। वह कागज को मुट्ठी में भींच लेती है। शर्त साफ है, अगर यह रिश्ता टूटा तो सारी संपत्ति ट्रस्ट में चली जाएगी। वह कुर्सी को पीछे धकेलती है और खिड़की के पास जाकर खड़ी हो जाती है। उसका चेहरा खिड़की के कांच पर दिखता है, जहां उसकी आंखों में नफरत साफ है। वह बुदबुदाती है, सिर्फ 2 साल। वह कैलेंडर की ओर देखती है। तारीखें उसकी आंखों के सामने नाचती हैं। वह इस मजबूरी से घिरी हुई है। हर दिन जो वह रोहन के साथ बिताती है, वह उसके लिए एक सजा की तरह है। वह मेज पर रखे पेन को उठाती है और उसे जोर से दबाती है। वह अपनी मेहनत की कमाई को किसी और के हाथ में नहीं जाने दे सकती। काव्या अपनी मुट्ठी खोलती है। कागज मेज पर गिर जाता है। वह अब एक ऐसी घड़ी का इंतजार कर रही है जो उसे इस बंधन से आजाद कर सके। बाजार की हवा बदल गई है। मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के दफ्तर में काव्या अपनी स्क्रीन पर लाल और हरे आंकड़ों को तेजी से बदलते देख रही है। एक नया नाम हर जुबान पर है, स्काईलाइन ग्रुप। यह कंपनी अचानक कहीं से प्रकट हुई और देखते ही देखते बाजार के सारे समीकरण उलट दिए। काव्या के केबिन में लगे टीवी पर बिजनेस न्यूज चल रही है। एंकर की आवाज गूंजती है, स्काईलाइन ग्रुप ने आज एक और बड़ा प्रोजेक्ट अपने नाम कर लिया है। काव्या रिमोट उठाती है और आवाज तेज कर देती है। स्क्रीन पर ग्राफ ऊपर की ओर भाग रहे हैं। वह अपने डेस्क पर रखे फोन को उठाती है। वह अपने मैनेजर को चिल्लाकर बुलाती है। केबिन का दरवाजा खुलता है। मैनेजर हांफते हुए अंदर आता है। काव्या उंगली से स्क्रीन की ओर इशारा करती है। ये कौन है? ये स्काईलाइन ग्रुप कहाँ से आया? मैनेजर के पास कोई जवाब नहीं है। वह बस सिर झुकाए खड़ा रहता है। काव्या मेज पर रखी फाइलों को एक तरफ धकेलती है। वह अपनी कुर्सी से उठती है और केबिन में टहलने लगती है। बाहर की दुनिया में स्काईलाइन ग्रुप की चर्चा एक तूफान की तरह फैल रही है। काव्या खिड़की के पास जाकर नीचे सड़क पर भीड़ को देखती है। उसे महसूस होता है कि उसकी सत्ता को कोई चुनौती दे रहा है। वह अपनी मुट्ठी कसती है। रात का सन्नाटा घर में पसरा है। रोहन अपने बेडरूम का दरवाजा अंदर से बंद करता है। वह कमरे के कोने में रखी एक छोटी तिजोरी के पास जाता है। वह चाबी घुमाता है और एक गुप्त फोन निकालता है। स्क्रीन पर कोई नाम नहीं है।
वह बटन दबाता है और फोन कान से लगाता है। उसकी आवाज अब वैसी नहीं है जैसी काव्या के सामने होती है। वह धीमी लेकिन सख्त लहजे में कहता है, स्काईलाइन के अगले प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट मल्होत्रा इंडस्ट्रीज को दे दो। दूसरी तरफ से आवाज आती है, सर वो तो आपको कुछ नहीं समझती। फिर भी रोहन खिड़की की ओर मुड़ता है। वह बाहर की रोशनी को अपनी उंगलियों से छूता है। वह कहता है यह उसका आखिरी टेस्ट है। वह फोन बंद करता है और उसे वापस तिजोरी में रख देता है। वह कमरे की लाइट बंद कर देता है। अंधेरे में सिर्फ उसकी आंखों की चमक दिखाई देती है। वह जानता है कि आने वाले कुछ घंटों में बाजार की तस्वीर बदल जाएगी। वह बिस्तर पर बैठता है और अपनी घड़ी की सुई को देखता है। उसका हर कदम एक सोची समझी चाल है। वह काव्या की दुनिया को हिलाने के लिए तैयार है। वह एक गहरी सांस लेता है। उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान है जिसे काव्या ने कभी नहीं देखा। अगली सुबह मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के दफ्तर में एक अजीब सी हलचल है। काव्या अपनी मेज पर बैठी है, तभी उसका पीए तेजी से अंदर आता है। उसके हाथ में एक फाइल है। वह काव्या के सामने फाइल रखते हुए कहता है, मैम स्काईलाइन ग्रुप की तरफ से एक प्रस्ताव आया है। काव्या चौंक कर फाइल उठाती है। पन्नों को पलटते हुए उसकी आंखें फैल जाती हैं। यह एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है जो उसकी कंपनी को डूबने से बचा सकता है। काव्या मेज पर रखे पेन को मजबूती से पकड़ती है। वह समझ नहीं पा रही है कि स्काईलाइन ने उसे यह मौका क्यों दिया। वह खिड़की से बाहर देखती है, जहां शहर की व्यस्त सड़कों पर गाड़ियां रेंग रही हैं। उसे लगता है कि यह कोई चाल है, लेकिन आंकड़े कुछ और ही कह रहे हैं। वह फाइल के आखिरी पन्ने पर हस्ताक्षर करती है। दूसरी तरफ रोहन अपने घर के लिविंग रूम में खड़ा है। वह एक टैबलेट पर देख रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट स्वीकार कर लिया गया है। वह एक गहरी सांस लेता है। उसने यह कदम काव्या की व्यावसायिक क्षमता को परखने के लिए उठाया है। वह जानता है कि यह कॉन्ट्रैक्ट काव्या के लिए एक आखिरी परीक्षा है। वह खिड़की से दूर हटता है और कॉफी का मग उठाता है। उसके चेहरे पर एक शांत भाव है। वह काव्या की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा है। उसे पता है कि खेल अब अपने निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है। शादी की दूसरी सालगिरह का दिन है। घर में सन्नाटा है, लेकिन काव्या के कमरे में हलचल तेज है। वह अपनी मेज के सामने बैठी है। उसके सामने एक फाइल खुली है जिस पर तलाक के कानूनी दस्तावेज रखे हैं। वह पेन उठाती है और एक बार फिर उन पन्नों को पढ़ती है। उसकी उंगलियां पन्नों के किनारों को मजबूती से दबाती हैं। वह उठकर आईने के सामने खड़ी होती है। वह अपने चेहरे की रेखाओं को गौर से देखती है। उसके चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं है, बस एक सख्त ठंडी दृढ़ता है। वह दराज खोलती है और एक लिफाफा निकालती है। वह कागजात को तह करके लिफाफे के अंदर डालती है। वह लिफाफे को अपनी मेज के कोने पर रख देती है, जैसे कोई हथियार हो। दूसरी तरफ रोहन लिविंग रूम में है। वह एक छोटी मेज पर केक का डिब्बा रखता है। वह घड़ी की ओर देखता है। समय बीत रहा है। वह जानता है कि आज का दिन उनके रिश्ते का आखिरी पड़ाव है। वह काव्या के कमरे के दरवाजे की तरफ देखता है। वहां से कोई आहट नहीं आ रही है। काव्या कमरे से बाहर निकलती है। वह रोहन की तरफ देखे बिना सीधे हॉल की ओर बढ़ती है। रोहन अपनी जगह खड़ा रहता है। घर की हवा में एक भारीपन है। हॉल की रोशनी मध्यम है। काव्या धीरे धीरे कदम बढ़ाती है और रोहन के ठीक सामने आकर रुक जाती है। वह अपने हाथ में दबाए उस लिफाफे को निकालती है। उसके हाथ कांप नहीं रहे हैं। वह लिफाफे को मेज पर नहीं, बल्कि सीधे रोहन के सीने की ओर उछालती है। कागजात हवा में बिखरते हुए फर्श पर गिरते हैं। रोहन नीचे झुककर उन कागजों को देखता है। काव्या की नजरें सीधी हैं। वह अपनी ठुड्डी ऊपर उठाती है और अपनी आवाज को सख्त करते हुए कहती है, ड्रामा बंद करो और इन पर साइन करो। यह रिश्ता अब और नहीं खिंच सकता। हॉल में सन्नाटा इतना गहरा है कि घड़ी की टिक टिक साफ सुनाई दे रही है। काव्या के चेहरे पर कोई पछतावा नहीं है, बस एक गहरी नफरत है। वह रोहन के जवाब का इंतजार नहीं करती। वह अपने कदम पीछे हटाती है और खिड़की की तरफ मुड़ जाती है। रोहन अभी भी उन कागजों को देख रहा है जो फर्श पर बिखरे पड़े हैं। काव्या ने अपनी मुट्ठियां कस ली हैं। वह जानती है कि आज का दिन उसके लिए आजादी की शुरुआत है। रोहन झुकता है और फर्श से कागजात उठाने के बजाय एक छोटे से केक के डिब्बे को खोलकर मेज पर रखता है। वह धीरे से चाकू उठाता है और काव्या की ओर देखता है। उसकी आवाज में कोई कंपन नहीं है। वह कहता है, कम से कम आज के दिन तो हम साथ में केक काट सकते हैं। काव्या की आंखें फैल जाती हैं। वह एक झटके में मेज की ओर बढ़ती है और केक को अपने हाथ से धक्का देकर फर्श पर गिरा देती है। केक का टुकड़ा कालीन पर बिखर जाता है। वह रोहन के चेहरे के करीब जाकर चिल्लाती है, तुम केक नहीं, मेरे लिए सिर्फ एक सिरदर्द हो। क्या तुम्हें अपनी औकात का अंदाजा भी है? तुम एक बेरोजगार पति के सिवाय कुछ नहीं हो। रोहन अपनी जगह स्थिर खड़ा रहता है। उसकी हथेलियां मेज के किनारे को मजबूती से पकड़े हुए हैं। काव्या की उंगलियां हवा में कांप रही हैं। वह अपनी पूरी ताकत से मेज पर मुक्का मारती है। वह रोहन की तरफ घृणा से देखती है, जैसे वह उसके अस्तित्व को ही मिटा देना चाहती हो। घर की हवा में तनाव इतना घना है कि सांस लेना मुश्किल हो रहा है।
रोहन की नजरें अभी भी फर्श पर बिखरे केक के टुकड़ों पर टिकी हैं, जबकि काव्या की चीखें अभी भी हॉल की दीवारों से टकराकर वापस आ रही हैं। वह एक पल के लिए भी अपनी बात वापस नहीं लेती। उसका हर शब्द रोहन के सम्मान को कुचलने के लिए काफी है। हॉल में सन्नाटा पसर गया है। काव्या की सांसें अभी भी तेज हैं, लेकिन तभी हॉल की बड़ी दीवार पर लगी स्क्रीन अचानक जगमगा उठती है। एक तेज बीप की आवाज के साथ स्काईलाइन ग्रुप का लोगो स्क्रीन पर चमकने लगता है। काव्या अपनी नजरें स्क्रीन की तरफ घुमाती है। एंकर की आवाज हॉल में गूंजती है, आज स्काईलाइन के मालिक पहली बार सबके सामने आएंगे। काव्या के चेहरे का गुस्सा धीरे धीरे एक अजीब सी उलझन में बदलने लगता है। वह स्क्रीन की ओर एक कदम बढ़ाती है। रोहन अभी भी वहीं खड़ा है, उसका चेहरा पूरी तरह शांत है। स्क्रीन पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का लाइव प्रसारण शुरू हो चुका है। पत्रकारों की भीड़ और कैमरों की फ्लैश लाइटें स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं। काव्या के हाथ अब कांप रहे हैं, लेकिन गुस्से से नहीं, बल्कि एक अनजानी बेचैनी से। हॉल की हवा में एक भारी उत्सुकता घुल गई है। कोई नहीं जानता कि वह रहस्यमयी मालिक कौन है। काव्या स्क्रीन को घूर रही है, उसकी आंखें उस पल का इंतजार कर रही हैं जो सब कुछ बदल देगा। रोहन ने अपनी नजरें स्क्रीन से हटाकर काव्या की ओर की। वह एक गहरी सांस लेता है और अपनी जगह से थोड़ा हिलता है। हॉल में मौजूद हर चीज जैसे थम गई है। हॉल के मुख्य दरवाजे पर सबकी निगाहें टिकी हैं। भारी लकड़ी का दरवाजा धीरे धीरे अंदर की ओर खुलता है। एक परछाई रोशनी के बीच उभरती है। रोहन कदम आगे बढ़ाता है, उसके चलने की आवाज फर्श पर गूंज रही है। वह बिना रुके हॉल के बीचों बीच बने गलियारे से गुजरता है। उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं है, बस एक गहरी स्थिरता है। काव्या, जो अभी तक स्क्रीन की ओर देख रही थी, अचानक पीछे मुड़ती है। उसकी नजरें रोहन पर टिक जाती हैं। वह एक कदम पीछे हटती है। उसके हाथ से तलाक के कागजात फिसलकर कालीन पर गिर जाते हैं। पन्नों के बिखरने की आवाज सन्नाटे में साफ सुनाई देती है। काव्या की पलकें झपकना भूल गई हैं। वह रोहन को ऊपर से नीचे तक देखती है, जैसे उसे पहचान ही न पा रही हो। रोहन रुकता नहीं है। वह सीधे मंच की ओर बढ़ता है। हॉल में मौजूद पत्रकार अपनी जगह से उठ खड़े होते हैं। कैमरों की फ्लैश लाइटें रोहन के चेहरे पर चमक रही हैं। रोहन मंच की सीढ़ियां चढ़ता है और माइक के पास जाकर रुक जाता है। रोहन ने माइक को थोड़ा नीचे झुकाया। उसकी उंगलियां धातु के स्टैंड पर मजबूती से टिकी हैं। उसने एक गहरी सांस ली और पूरे हॉल में अपनी नजरें घुमाई। काव्या की ओर देखते हुए उसने स्पष्ट और ठंडे स्वर में कहा, मैं रोहन वर्मा हूँ, स्काईलाइन ग्रुप का संस्थापक। हॉल में जैसे बिजली सी दौड़ गई। पत्रकारों के बीच फुसफुसाहट शुरू हो गई, लेकिन रोहन ने हाथ उठाकर उन्हें चुप करा दिया। काव्या के पैरों के नीचे से जमीन खिसकती महसूस हुई। वह अपना संतुलन खोने लगी और पास ही रखे एक मेज का सहारा लिया। उसकी उंगलियां मेज की सतह को कसकर पकड़ रही हैं और सफेद पड़ गए हैं। उसने अपनी पलकें झपकाईं, मानो उसे अभी भी यकीन न हो रहा हो। रोहन के चेहरे पर कोई जीत का भाव नहीं है, सिर्फ एक पत्थर जैसी कठोरता है। उसने अपनी बात जारी रखी, वह कंपनी जिसने मल्होत्रा इंडस्ट्रीज को हिलाकर रख दिया, वह मेरी बनाई हुई है। काव्या का गला सूख गया है। वह कुछ कहना चाहती है, लेकिन शब्द गले में ही फंस गए हैं। उसकी सांसें अब अनियमित हो गई हैं। वह कांपते हुए कदमों के साथ थोड़ा और पीछे हटती है। हॉल की रोशनी अब सीधे उसके चेहरे पर पड़ रही है, जिससे उसका पीला पड़ चुका चेहरा साफ दिखाई दे रहा है। रोहन ने माइक से अपना हाथ हटा लिया है, लेकिन उसकी नजरें अभी भी काव्या पर टिकी हैं। काव्या के हाथ अभी भी हवा में ठिठके हुए हैं। उन कागजों की पकड़ ढीली पड़ रही है, जिन्हें उसने कुछ पल पहले ही रोहन की ओर फेंका था। पन्ने धीरे धीरे उसकी उंगलियों से फिसलते हैं। एक एक करके वे कालीन पर बिखर जाते हैं। काव्या की नजरें उन कागजों पर नहीं, बल्कि मंच पर खड़े रोहन के चेहरे पर जमी हैं। उसकी पुतलियां फैल रही हैं, जैसे वह किसी भयानक सच को स्वीकार करने से इनकार कर रही हो। उसके होंठ कांप रहे हैं, लेकिन कोई आवाज बाहर नहीं आ रही। आसपास के लोग अपनी जगह से उठकर फुसफुसा रहे हैं, लेकिन काव्या के लिए सब कुछ मूक हो गया है। उसके चेहरे की रंगत पूरी तरह उड़ चुकी है। वह अपनी हथेलियों को आपस में रगड़ती है, जैसे किसी ठंडी सतह को छू रही हो। उसकी सांसें अब तेज और उखड़ी हुई हैं। वह एक बार फिर मंच की ओर देखती है, फिर फर्श पर बिखरे अपने ही तलाक के उन कागजों पर, जो अब किसी रद्दी के टुकड़े से ज्यादा कुछ नहीं है। उसके घुटने कांप रहे हैं। वह अपना संतुलन बनाए रखने के लिए पास की दीवार का सहारा लेती है। उसकी आंखों में अविश्वास का भाव गहराता जा रहा है। हॉल की चकाचौंध रोशनी उसे अब चुभने लगी है। वह वहां खड़ी है, पूरी तरह अकेली, जबकि उसके पैरों के पास बिखरे कागज उसकी पूरी दुनिया के ढहने का सबूत बन चुके हैं। रोहन ने माइक को थोड़ा और करीब खींचा। उसकी आवाज पूरे हॉल में गूंज रही है। उसने काव्या की ओर इशारा किया और कहा, काव्या, यह सब एक टेस्ट था, एक ऐसा इम्तिहान जिसमें तुम पूरी तरह फेल हो गई हो। हॉल में सन्नाटा इतना गहरा है कि काव्या की तेज होती सांसें भी साफ सुनाई दे रही हैं। रोहन ने अपनी बात जारी रखी, मैं देखना चाहता था कि क्या तुम मुझे बिना किसी पद या पैसे के अपनाओगी।
लेकिन तुमने साबित कर दिया कि तुम्हारी नजरों में मेरी कीमत सिर्फ मेरी हैसियत से तय होती है। काव्या के चेहरे पर पसीने की बूंदें चमक रही हैं। वह अपना सिर हिलाती है जैसे इस सच को नकारना चाहती हो। रोहन ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसकी नजरें काव्या की आंखों में गड़ी हैं। तुमने मुझे बेरोजगार कहकर अपमानित किया, जबकि मैं तुम्हारी हर चाल को देख रहा था। तुम्हारी फितरत में प्यार नहीं, सिर्फ सत्ता और संपत्ति का लालच है। काव्या के हाथ अब पूरी तरह से बेजान होकर बगल में लटक गए हैं। उसके होंठ कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन शब्द नहीं निकल रहे। तुमने मुझे नहीं, बल्कि अपने उस घमंड को चुना जो तुम्हें खोखला कर चुका है। काव्या के घुटने अब और भार नहीं सह पा रहे। वह धीरे धीरे फर्श की ओर झुक रही है। रोहन ने माइक से हाथ नहीं हटाया। उसने अपनी नजरें काव्या से हटाकर हॉल में मौजूद मीडिया और निवेशकों की ओर घुमाई। उसने स्पष्ट शब्दों में घोषणा की, मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के साथ स्काईलाइन ग्रुप का जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, वह अभी इसी क्षण से रद्द होता है। हॉल में मौजूद लोगों के बीच फुसफुसाहट का शोर मच गया। काव्या का चेहरा सफेद पड़ गया है। उसके हाथ कांप रहे हैं। यह कॉन्ट्रैक्ट ही उसकी कंपनी की एकमात्र उम्मीद थी। रोहन ने अपनी फाइल बंद की और उसे मेज पर जोर से पटका। आवाज पूरे हॉल में गूंजी। काव्या ने अपना सिर ऊपर उठाया। उसकी आंखों में अब सिर्फ दहशत है। वह कुछ कहना चाहती है, लेकिन उसके गले में शब्द अटक गए हैं। रोहन ने एक बार भी उसकी ओर नहीं देखा। उसने अपने पीए को इशारा किया। कागजात वापस लिए जा रहे हैं। काव्या की नजरें उन फाइलों पर टिकी हैं जो उसके करियर का अंत लिख रही हैं। वह अपनी जगह पर लड़खड़ाती है। उसने जो साम्राज्य खड़ा किया था, वह अब रेत की तरह फिसल रहा है। रोहन ने मंच से नीचे उतरना शुरू किया। काव्या के पैर जवाब दे गए। वह धड़ाम से घुटनों के बल फर्श पर गिर पड़ी। उसके हाथ कांपते हुए हवा में उठे, जैसे वह किसी डूबती हुई चीज को पकड़ने की कोशिश कर रही हो। उसने रोहन के पैरों के पास पहुंचकर उसे रोकने की नाकाम कोशिश की। उसकी आवाज में अब वह पहले वाली अकड़ नहीं, बल्कि एक टूटी हुई गूंज है। वह चिल्लाई, रोहन प्लीज मेरी बात सुनो, एक मौका दो, सब कुछ ठीक कर दूंगी। वह रोहन के जूतों को छूने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन रोहन ने एक कदम पीछे हटा लिया। काव्या की आंखों से आंसू बह रहे हैं, लेकिन हॉल में मौजूद किसी भी व्यक्ति की नजरें उस पर नहीं टिक रही हैं। लोग अब उससे मुंह फेर रहे हैं। वह फर्श पर घिसटते हुए आगे बढ़ी। उसकी सांसें तेज और बेतरतीब हैं। उसने फिर से गिड़गिड़ाते हुए कहा, मुझे बस एक मौका और चाहिए, मैं सब कुछ बदल दूंगी। लेकिन रोहन की नजरें पत्थर की तरह स्थिर हैं। उसने काव्या की ओर देखा तक नहीं। काव्या का सिर अब जमीन की ओर झुक गया है। रोहन ने अपनी नजरें उससे हटा ली, जैसे वह अब उसके लिए कोई मायने नहीं रखती। काव्या का हाथ खाली फर्श पर पड़ा रह गया और उसे समझ आ गया कि अब बहुत देर हो चुकी है। रोहन ने काव्या की ओर एक अंतिम नजर भी नहीं डाली। वह हॉल के मुख्य दरवाजे की ओर मुड़ा। उसके कदम फर्श पर एक लयबद्ध और स्थिर आवाज पैदा कर रहे हैं, जो पूरे हॉल के सन्नाटे में गूंज रही है। हॉल में मौजूद हर व्यक्ति अपनी जगह पर पत्थर की तरह खड़ा है। किसी ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। रोहन ने भारी दरवाजे को धक्का देकर खोला। बाहर की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी और वह एक पल के लिए वहां रुका। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसके लिए यह अध्याय पूरी तरह समाप्त हो चुका है। दरवाजा धीरे धीरे बंद हुआ। हॉल के अंदर अब केवल काव्या की तेज और भारी सांसें सुनाई दे रही हैं। वह अभी भी फर्श पर घुटनों के बल बैठी है। काव्या ने अपना सिर उठाया और दरवाजे की ओर देखा, जो अब बंद हो चुका है। उसके हाथ अभी भी खाली हैं। हॉल की लाइटें एक एक करके बुझ रही हैं और अंधेरा धीरे धीरे उसे घेर रहा है। हॉल की आखिरी लाइट भी बुझ गई। काव्या अब फर्श पर पत्थर की तरह स्थिर बैठी है। उसके हाथ खाली हैं और आंखों में अब कोई आंसू नहीं बचा। वह उन फाइलों को देख रही है जो कभी उसकी ताकत थीं, लेकिन आज वे सिर्फ कागज के टुकड़े हैं। उसने महसूस किया कि उसने एक इंसान को सिर्फ उसकी हैसियत से तौला था। उसने एक ऐसे जीवन को खो दिया जहां मिठास और सम्मान था, और बदले में केवल अपना अहंकार पाया। अब उसे समझ आया कि इंसान की असली कीमत उसकी कुर्सी या दौलत नहीं, बल्कि उसका स्वभाव है। उसने जो खोया वह वापस नहीं आ सकता। काव्या ने अपना सिर दीवार से टिका लिया। सन्नाटा अब उसकी एकमात्र साथी है। उसने अपनी ही बनाई दुनिया को ढहते हुए देखा है। यह सबक अब उसके साथ हमेशा रहेगा कि हैसियत तो आती जाती है, लेकिन स्वभाव ही इंसान की पहचान बनाता है। भाइयों तथा बहनों, हम यहाँ पर अपनी कहानी पूरी करते हैं। इस चैनल पर आपको मोटिवेशन, लाइफ लेसन एंड फनी स्टोरी मिलेगी। अगर ये कहानी आपको महसूस हुई है तो लाइक कमेंट कर दीजिए, और लाइफ लेसन से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दीजिए, क्योंकि ऐसी पावरफुल स्टोरीज हम रोज लाते हैं।